एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो आज हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट के बारे में जानेंगे। ये चीज़ें सीखेंगे कि एनएमआर में जो हमको सिग्नल मिलने वाला है वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, एक कोई स्केल लेता है, उस स्केल पर हमें कहाँ वो पोजीशन उसके हम फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए क्या होता है कि एनएमआर में अपन क्या करते हैं, अब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। उस फील्ड को अप्लाई करने से क्या होता है, आपका प्रोटॉन मूव करता है, प्रोटॉन घूमता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है केवल वो प्रोटॉन ही घूमेगा, उस पूरे मॉलिक्यूल में केवल आपके पास प्रोटॉन ही है। ठीक है, उसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दोगे उसे, तो उस प्रोटॉन के मूवमेंट के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन भी घूमेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को घूमने का क्या मतलब होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, और आपको याद हो तो मैंने बताया था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन घूमा, इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। साथ में ये भी याद रखना कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो उससे क्या होगा, एक करंट भी प्रोड्यूस होगी। उस करंट को बोलते हैं अपन क्या, लोकल डायमैग्नेटिक करंट। और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ना, जिसे हम बोल रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसका अपोज करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपके लिए कि जब भी आपने बाहर से लगाया, आपने लगाया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आपका B0 है। ठीक है, इसको लगाने से प्रोटॉन के घूमने के साथ साथ आपके बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया B। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमेशा मेरे बाहर से लगाए हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ओवरऑल अब क्या हुआ, उस प्रोटॉन को क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड फील होगा जितना मैंने उसे बाहर से दिया है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। मान लीजिए यदि मैंने B0 जो लगाया इस डायरेक्शन में लगाया है, तो जो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होता बहुत कम है। ठीक है, इतना नहीं होता कि पूरा ही कैंसिल आउट कर दे, बहुत मामूली सा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो जनरेट होगा वो बहुत कम होता है, लेकिन वो अपोज करता है। तो अब जो आपके प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड फील होगा वो कितना होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि हमने जो लगाया है उससे कम मैग्नेटिक फील्ड उसको फील होगा। इसको नाम दे दिया मैंने क्या, B'। ठीक है, अब उसको ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेरे प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड का क्या होता है, शील्ड एक तरीके से किसी हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं शील्ड को। ठीक है, तो वही तो है, इसको शील्ड कर रहा है कौन, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स को। अब उसको कम क्या फील हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब आपको यदि सेकंड क्लास का याद है क्या, लार्मर फ्रिक्वेंसी वाला कंसेप्ट। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने बोला था कि जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं तो प्रोटॉन क्या करता है, स्पिन करता है, और उसका ये मोशन कैसा होता है, प्रिसिशनल मोशन होता है। ठीक है, और उसके घूमने से जो सर्कुलेट कर रहा था, तो जो फ्रिक्वेंसी थी उसको हमने लार्मर फ्रिक्वेंसी बोल दिया था। और हम बाहर से जो फ्रिक्वेंसी दे रहे थे, रेडियो फ्रिक्वेंसी दे रहे थे, वो लार्मर फ्रिक्वेंसी के बराबर दे रहे थे, जिससे वो क्या हो जाए, उसका ट्रांजिशन हो जाए। और फिर उसमें आपको मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होती है, ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बाहर से लगाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे वो उतनी ही तेज़ी से प्रिसिशनल मोशन करेगा। इस तरीके से मैंने आपको कुछ डायग्राम बताया था। ठीक है, वो उतनी ही तेज़ी से क्या करेगा, प्रिसिशनल मोशन करेगा, और उतनी ही ज़्यादा उसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा और V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो प्रोटॉन को फील होने वाला है, वो कम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो अब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अब जो आप बाहर से रेडियो फ्रिक्वेंसी दोगे इसे ट्रांजिशन के लिए, रेजोनेंस के लिए, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना आपको ये समझ में आया? अब हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, इतना जो हमने सारा कंसेप्ट जाना, क्या मतलब है इसका? देखो क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल में ऐसा तो है नहीं कि हर किसी प्रोटॉन का या फिर हर किसी, हम 1H NMR में बात करें तो हर किसी हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट तो सेम नहीं होगा। ठीक है, उसके आसपास का केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होगा। देखो एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं क्या, आप ले लीजिए CH3F और CH3Cl। ठीक है, अब आप देख लो केवल इन दोनों में कितना मामूली सा अंतर है, फ्लोरीन और क्लोरीन का अंतर है, पर केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। अब इस केमिकल एनवायरनमेंट के डिफरेंट होने से क्या हुआ, देखो
यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ के इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ लेगा, फ्लोरीन और क्लोरीन लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पुलिंग होगी वो फ्लोरीन ज़्यादा करेगा देन द क्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन ने क्या हुआ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, क्यों, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन के पास जो अब बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, या आप बोलो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स के कम होने से क्या होगा, उनका जो मूवमेंट होगा पहले की तुलना में कम हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में। पहले का कंपैरिजन आप छोड़ो, इन दोनों के कंपैरिजन में बताइए कहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा लगने वाला है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का। ऑब्वियस सी बात है शील्डिंग इफेक्ट यहाँ ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो पुल कर लिया, बहुत इससे ज़्यादा पुलिंग हुई है ना, यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा पुलिंग हुई है, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे तो कोई इसकी शील्ड ही नहीं बची, या फिर इसकी तुलना में काफ़ी कम यहाँ पर क्या बची, शील्डिंग बची, ठीक है। तो शील्डिंग कम होने की वजह से क्या होगा, आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो अब इंड्यूस होने वाला है, सेकेंडरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, कम इंड्यूस होगा, और मेरे जो अपोज करने वाला अपोज भी क्या होगा, फिर कम ही होगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के लिए बी डैश की यदि मैं वैल्यू पूछूं आपसे तो किसके लिए ज़्यादा आने वाली है, बी डैश की वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, इसको यदि मैं एक नाम दूं, इसको दो नाम दूं, तो बी डैश की वैल्यू एक के लिए ज़्यादा आएगी दूसरे से, सेकंड वाले से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो होती है ज़्यादा होती है क्लोरीन से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से जो इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़्यादा बनेगा प्रोटॉन्स के लिए, और वो ज़्यादा बनेगा तो अपोज करने वाला काम भी ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी कि बी डैश की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। अब यहाँ क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपने लगाया है वो ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस आ रहा है तो इनके लिए फ्रिक्वेंसी में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल था, फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट के लिए आपको डिफरेंट क्या मिलने वाली हैं, फ्रिक्वेंसी मिलने वाली है। इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन यहाँ पे ये जो चेंज आ रहा है ना, फ्रिक्वेंसी का चेंज बहुत मामूली होता है, बहुत कम होता है, काफ़ी टफ हो जाता है इससे अपनी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना, ठीक है। एग्जाम्पल अपन अच्छे से समझ लेते हैं। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, इस चीज़ को देखिए आप, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपने जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 1.41 टेस्ला, आपने इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के केस में मैंने बोला यहाँ शील्डिंग ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इसके लिए ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये ज़्यादा अपोज करेगा, तो मान लो इसको जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 1.39 टेस्ला का। ये हमने माना है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो इसको 1.40 टेस्ला क्या हो रहा है, फील होगा। इतना आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ट्राई करना इस चीज़ को समझने का, बहुत ही इजी चीज़ है। सारा कुछ किससे जुड़ा हुआ है, शील्डिंग से जुड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसके बाद आपको ये इस चीज़ को कोरिलेट करना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। मैंने लगाया था इतना, लेकिन शील्डिंग की वजह से क्या हुआ, यहाँ शील्डिंग ज़्यादा होने की वजह से इसे कम मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, फील हुआ बजाय इसके, ठीक है। तो इसके लिए जो रेजोनेट करने के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कम इसको मिलने वाली है, ठीक। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया 1.41 टेस्ला का, लेकिन इनके अपने शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इनको फील होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना आ गया। अब मानिए कि जो आपका NMR स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी, 60 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। 60 मेगाहर्ट्ज़ है आपके NMR स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब इन दोनों केस में क्या होगा, आपको क्या 60 मेगाहर्ट्ज़ ही ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पे ये लोग रेजोनेट होने वाले हैं। 60 मेगाहर्ट्ज़ पर तो ये तब रेजोनेट होता यदि इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनको इतना ही फील होता। अब इतना फील नहीं हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो चेंज होगी, वो कितना चेंज होगी वो हम देखते हैं, ठीक। यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पर शील्डिंग जो थी वो कम थी, शील्डिंग कम थी तो उसको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फील हो रहा था, यानी कि अपोज जो हो रहा था वो कम हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फील होने का मतलब क्या है, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, रेजोनेट होगा। तो इसके लिए आपने मान लिया ये जो शील्डिंग की वजह से, जो हल्की फुल्की जो शील्डिंग हुई है उसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी कम हुई है वो आपने मान लिया लगभग 100 हर्ट्ज़, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको गौर क्या देना है, आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो थी 60 मेगाहर्ट्ज़ थी 1.41 टेस्ला के लिए, लेकिन आपकी जो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी में 100 हर्ट्ज़ ओनली, इसके सामने ये वैल्यू कितनी कम है आप देखिए, ये आपकी है 10⁶ में और ये आपका है 10⁻², ठीक है, 10⁴ हर्ट्ज़ ज़्यादा है ये आपकी वैल्यू। तो ये जो अंतर आया है ये काफ़ी मामूली आया है। इसी तरीके से आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए आप कर लीजिए, ये और कम फ्रिक्वेंसी पर आपको शो होगा तो इसको 200 हर्ट्ज़ मान लीजिए आप। पर ये अंतर जो आ रहा है फ्रिक्वेंसी का, ये काफ़ी कम अंतर ही तो आ रहा है शील्डिंग की वजह से। इस अंतर की वजह से कैलकुलेशंस को सॉल्व करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक रेफरेंस का यूज़ किया, ठीक है। उस रेफरेंस का यूज़ करते हुए सबके लिए ऐसे पोजीशंस ऑफ सिग्नल्स को निकाला कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में क्या शिफ्ट मिलेगा, क्या सिग्नल मिलेगा। लेकिन जब वो ये काम कर रहे थे ना, तो उन्होंने ये देखा कि ठीक है, हम लोगों ने एक रेफरेंस मान लिया, लेकिन ये जो मेरे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी तो अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी यदि मैं 60 मेगाहर्ट्ज़ के ऑपरेटर एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर पे काम कर रही हूँ तो आप भी 60 पर काम करो। हो सकता है आपकी लैब में 300 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, वैल्यू तो चेंज हो जाएंगी। भले हम दोनों का रेफरेंस सेम है, लेकिन ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी चेंज होने से अब मेरी वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। तो उन्होंने इन सब पैरामीटर को देखते हुए एक चीज़ बताई, वो क्या, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, चाहे मैं 60 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करूं, चाहे आप 300 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करो और रेफरेंस हमारा सेम है, तो कुछ भी काम कर लो, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम रहेगी। चाहे मैं यहाँ अपनी जगह पे बैठ के वो काम करूं, चाहे वो आप अपने यहाँ बैठ के काम करें, आपके लिए उस सिग्नल के लिए, उस मॉलिक्यूल के लिए जो सिग्नल्स मिलने वाले हैं वो सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम उस रेफरेंस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होती है आपकी केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट होता है तो केमिकल शिफ्ट आपका होता है न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस। ये वैल्यू जो होती है आपकी हर्ट्ज़ में होती है अपॉन ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। और ये आपकी होती है मेगाहर्ट्ज़ में। इसका मतलब केमिकल शिफ्ट जो आपको मिलने वाला है, सबसे पहले तो ये पीपीएम में मिलेगा। किस तरीके से, ऊपर आपका हर्ट्ज़ है, नीचे मेगाहर्ट्ज़ है, तो इस तरीके से देखिए, ऊपर हर्ट्ज़ है और नीचे 10⁻6 इंटू हर्ट्ज़ है, तो ये क्या होगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, पार्ट्स पर मिलियन ही तो बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। तो केमिकल शिफ्ट के लिए यूनिट हो जाएगी, वो क्या होगी, पीपीएम। इतनी बात आई समझ में। अब ये जो है, इस चीज़ को ये अपन बोलते हैं क्या, न्यू शिफ्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला आया आपको समझ में। अब हम देखते हैं कि वो रेफरेंस क्या लेते हैं अपन और किस तरीके से केमिकल शिफ्ट वर्क करती है डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। आज हम सीखेंगे उसका रीज़न कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, वो जो रेफरेंस होता है वो होता है आपका टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन CH3 एंड CH3, ठीक है। अब यही क्यों रेफरेंस लिया, जब साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि केवल एक यही ऐसा कंपाउंड है जिसके हाइड्रोजन्स जो हैं हाईली शील्डेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शील्डेड हैं। देखो किस तरीके से, कार्बन और सिलिकॉन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 के समथिंग होती है और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 के समथिंग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर जाने वाले हैं, अपने शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जा रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे आपके, और ये जो अब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उनके घूमने से ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे अब आपके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो चुकी है आपकी, कार्बन पर शिफ्ट हो चुकी है। क्या हो गया, शील्डिंग बढ़ गई, और शील्डिंग बढ़ने से क्या होगा, वही जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपका घूमने से, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोज करेगा मेरे बाहर से लगाए हुए मैग्नेटिक फील्ड को। तो साइंटिस्टों ने जब देखा ना, तो उनके टाइम का ये सबसे हाईली शील्डेड कंपाउंड था। प्लस साथ में क्या था कि ये जो 12 की 12
जो हाइड्रोजन्स थे, ये पूरे के 12 हाइड्रोजन जो थे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स थे। ठीक है, आप खुद ही देख लो, सबका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो ये केमिकली इक्विवेलेंट थे। साथ में क्या था, ये जो कंपाउंड था ना, ये वॉलेटाइल था। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो था काफ़ी कम था। जब आप इसके साथ एक बार काम कर लोगे और अपना सैंपल जो है वो ओरिजिनल देखना चाहोगे तो इसे गर्म करोगे, बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी से उड़ जाएगा, ये रिएक्ट भी नहीं करता है और इसकी टॉक्सिक भी नहीं होता, ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो इन सभी को देखते हुए हमने इसको क्या यूज़ में लिया, एज ए रेफरेंस यूज़ किया। ठीक है, आज के टाइम में तो काफ़ी रेफरेंस है, लेकिन रेफरेंस लेते समय हमें क्या मेन बात याद रखनी है, हम यहाँ पर डील कर रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से डील कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी निकाल रहे हैं, तो मेरे रेफरेंस में जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। देखो, यदि मेरे रेफरेंस में भी हाइड्रोजन है और जिस कंपाउंड के लिए मैं बात कर रही हूँ उसमें भी हाइड्रोजन है, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ऐसा नहीं कि उससे पता है कि आप अपने सैंपल पे वर्क कर रहे हो तो मैं बस उस सैंपल के लिए ही सिग्नल दूँ, नहीं ना, उसके लिए तो हर कोई सेम है। अब वो रेफरेंस के लिए भी सिग्नल देगा। अब आपके लिए चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, वो तो कंप्यूटर है, वो तो आपको निकाल के दे देगा, आपका सैंपल का भी और आपके रेफरेंस का भी दिक्कत तो आपके लिए होने वाली है। तो हमको ऐसा रेफरेंस लेना होता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ना हो, अगर हो भी तो वो केमिकल इक्विवेलेंट हो, उनकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सिग्नल अपने को मिले। ठीक है, इतनी बात आपको इस समझ में है कि हम क्यों यूज़ में ले रहे हैं इस रेफरेंस का। अब देखिए क्या होता है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट छिपा हुआ होता है, देखिए। तो ठीक है, आपने ये रेफरेंस ले लिया टेट्रामेथाइलसिलेन। अब आप ये मानिए कि आपके लिए इसके लिए जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ रही है वो है आपकी 60 मेगाहर्ट्ज़, और 60 मेगाहर्ट्ज़ को मैंने मान लिया किसके इक्वल, 0 के इक्वल। समझना, ठीक है, इसको मान लिया 60 मेगाहर्ट्ज़ को किसके बराबर माना है मैंने, 0। अब मैं बात कर लेती हूँ, कोई एग्जांपल ले लेती हूँ जिसके मुझे निकालना है, तो वो मैंने एग्जांपल ले लिया क्या, CH3F अगेन। ठीक है, इतना ही समझ में। अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ देखिए कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ के आने वाली है, आएगी, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ ले लेगा, शील्डिंग कम हो जाएगी। शील्डिंग कम होने से क्या होगा, फ्रिक्वेंसी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कम इंड्यूस होगा तो जो बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ क्या जाएगी, मतलब वो B0 माइनस B की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई। इसका मतलब इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी आने वाली है रेजोनेंस के लिए, वो इससे तो ज़्यादा आएगी। ठीक है, वो जो ज़्यादा आई है वो मैंने मान लिया, कितना माना था, 100 हर्ट्ज़ माना था। अब इसका मतलब आप ये मत लेना कि ये 100 हर्ट्ज़ पर रेजोनेट हो रहा है, नहीं, ये रेजोनेट कितने पर हो रहा है, 60 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ प्लस 100 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक है, पर 60 मेगाहर्ट्ज़ को तो मैंने रेफरेंस मान लिया ना, 0 मान लिया है। उसके रेस्पेक्ट में ये जो शिफ्ट आई है कितना ज़्यादा है, केवल 100 मेगाहर्ट्ज़, ये तो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट की वैल्यू होती है वो ये वाली चीज़ें होती हैं। तो इतनी बात आपको आई समझ में कि शिफ्ट क्या चीज़ होती है आपकी, और शिफ्ट वैल्यू वो नहीं होती जिस पर वो रेजोनेट हो रहा है, शिफ्ट वैल्यू होती है आपके रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो यहाँ पर आपकी जो शिफ्ट की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई है, 100 हर्ट्ज़ हो गई है। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया कितना, 100 हर्ट्ज़ अपॉन। अब इसके लिए जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, मेरी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, 60 मेगाहर्ट्ज़, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, 60 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, इतनी बात आपको आगे समझ में। अब ये जो 60 मेगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट हो रहा था ना मेरा सिस्टम, इस पे मैंने मान लिया जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ था वो कितना था, 1.4 अगेन 1.41 टेस्ला था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपका इंस्ट्रूमेंट दूसरा है, आपके की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा है, वो आपने मान लिया लगभग 5 टेस्ला है, इससे 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, वो कितनी हो गई, आपने मान लिया 300 मेगाहर्ट्ज़। अब आपके लिए 300 मेगाहर्ट्ज़ हो गई क्या, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो अब आप देखो, यदि आप ये वाला काम नहीं करते तो अब आपके पास जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना आएगा, देखो इसके लिए इसको मैंने मान लिया 0 TMS के लिए रेफरेंस था मेरा, और पर इसके लिए CH3F के लिए आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 60 मेगाहर्ट्ज़ प्लस 500 हर्ट्ज़। अब मेरी शिफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हर्ट्ज़, मतलब आपका जो सिस्टम है उसके लिए शिफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हर्ट्ज़। ठीक है, मेरी शिफ्ट की वैल्यू थी 100 हर्ट्ज़, आपकी शिफ्ट की वैल्यू 500 हर्ट्ज़। डिफरेंट आ रहा है, एक ही सैंपल है पर डिफरेंट आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता।
तो अब देखिए क्या है, इसके लिए ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, 300 मेगाहर्ट्ज़ कीजिए, 300 मेगाहर्ट्ज़। और अब आप देखिए कि आपकी और मेरी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम है या नहीं है। मेरे के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही है 5/3 और आप ppm, और आपके सैंपल के लिए भी ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5/3 ppm। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, आपको आज से बात आपको ही समझ में आ गई कि हम क्यों कहते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पर भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम होती है। इतना आपको इसका रीज़न समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं कि डिफरेंट ग्रुप जोड़ने पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है उसकी एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, उस टेबल को कोशिश करेंगे याद करने की। काफ़ी बड़ी टेबल है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये टेबल याद कैसे होगी। याद नहीं करनी है अपने को करने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगी, वो आप करके देखना। उससे रिलेटेड आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी रफली। और जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मॉलिक्यूल है। वो आपको डेल्टा की वैल्यू दे देगा हर एक के लिए। ठीक है, आगे हम और भी चीज़ पढ़ने वाले हैं तो जे वैल्यू को दे देगा और आपको उसे डिटरमाइन करना होता है कि आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है। तो अगर आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद है तो आपको कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि वहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अभी हम वो टेबल, मैं आपके लिए वो टेबल बना देती हूँ, वो टेबल आप नोट कर लेना, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इससे इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, TMS टेट्रामेथाइलसिलेन है, ये आपका रेफरेंस था। इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है, 0.0 ही होती है और ये जो यूनिट है वो है पार्ट्स पर मिलियन में, ppm में। साइक्लोप्रोपेन जो है उसके प्रोटॉन्स के लिए यदि अपन देखते हैं तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आती है, 0.2 से 0.4 के बीच में। अब आप बात करते हैं RCH3 की, RCH2R की और RCHR मतलब 3 डिग्री एल्केन की। ठीक है, यहाँ देखिए इसके लिए वैल्यू आ रही है 0.9 से 1.2, फिर आ रही है 1.3 से 1.5 और 1.5 से 1.9। ओवरऑल आप देखिए 0.9 से 1.9 या फिर मान लीजिए कि 2 के बीच में वेरी कर रही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इस तरीके से याद नहीं रखना है, आपको यहाँ याद रखना है कि मेजर जो कॉमन फैक्टर है जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहे हैं R से। ठीक है, जब आप फैक्टर्स पढ़ोगे ना वहाँ ये चीज़ आएगी, पर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देती हूँ क्या है। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है कौन, एक बाहर से एल्काइल ग्रुप चेंज कर रहा है। हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एल्काइल ग्रुप की होती है, कार्बन की होती है आपकी। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिससे ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके कैसे हो जाएंगे, डीशील्डेड हो जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे बैलेंस शेल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो कौन खींच के ले गया, आपका एल्काइल ग्रुप ले गया। तो डीशील्डेड होने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसको ज़्यादा फील होगा, उससे शिफ्ट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। शिफ्ट ज़्यादा होगी तो डेल्टा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ तो लिखी है, जैसे जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की तरफ जा रहे हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है। अब आप यहाँ पे देखिए एल्किन्स के एल्किन वाले प्रोटॉन के लिए वैल्यू केमिकल शिफ्ट की आ रही है 4.5 से 6.5 के बीच में। एल्काइलिक हाइड्रोजन के लिए आपके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही है 2.0 से 3.0 के बीच में। आपका जो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है, ठीक है, एल्कोहल पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 1.0 से 5.0 के बीच में। और RNH2 के लिए यानी कि अगर आपका एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके हाइड्रोजन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.0 से 5.5 के बीच। आगे देखिए इस वाले हाइड्रोजन के लिए यदि आपके एमीन के साथ ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वाले हाइड्रोजन के लिए, प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट होती है 3.0 से 5.0 के बीच में। कार्बोनाइल के पास जुड़ा हुआ यदि आपका एमीन ग्रुप है या फिर बोलो एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन के लिए आपकी केमिकल शिफ्ट होती है 5.0 से 8.5 के बीच में। कीटोनिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है आपका, कार्बोनाइल जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास यदि आपका जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसके हाइड्रोजन के लिए, उसके प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 2.0 से 2.5। उसको याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आई जाती है एग्जाम्पल्स में। इसके बाद अगली वाली भी आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको जनरली मिल ही जाती है। वो क्या, ऑक्सीजन के पास CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके हाइड्रोजन के लिए वैल्यू होती है 3.1 से 4.5। या फिर यदि आपका यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जो सर्किल किया हुआ है इसके हाइड्रोजन के लिए वैल्यू हो जाएगी 4.0 से 4.5 के बीच में।
फ्लोरीन के अलावा कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी 2.2 से 4.5 के बीच में। यहाँ पर एक्स क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और इसको याद करना बहुत ईजी है, आपको बस ये रेंज याद रखनी है, ऊपर वाला बलिया आप याद मत रखो। किस तरीके से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो शील्डिंग कम हो जाएगी, इसकी शील्डिंग कम होने से इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसी अकॉर्डिंग आपको ये जमाना है, ठीक है। आगे देखिए, यदि आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड में यदि सिर्फ बेंजीन है, उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू रेंज करती है 7.0 से 7.5 के बीच में। अब यहाँ देखिए, आपको इतनी वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको सिंपल स्टैंडर्ड याद रखना है कि बेंजीन के लिए आपको वैल्यू फिक्स कर लेनी है अपने मन में, क्या कि लगभग मान लीजिए 7.2 के पास है। अब यदि आपने जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या होगा, शील्डिंग बढ़ेगी, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग बढ़ने से उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.2 से कम आएगी, इधर की तरफ आएगी, 6.0 के समथिंग आएगी, ठीक है। और यदि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पे शील्डिंग कम हो जाएगी, डीशील्डिंग होगी। और डीशील्डिंग होने से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती है, तो डीशील्डिंग होगी तो आपके लिए जो वैल्यू आएगी वो 7.2 से ज़्यादा आएगी। तो इसके बाद यदि एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर बोलो ये टॉलुइन है, टॉलुइन से ये जो आपको सर्किल किया हुआ है, इस हाइड्रोजन के लिए वैल्यू होती है 2.0 से 2.5 के बीच में। तो यहाँ देखिए, यदि इस तरीके का आपका कोई जो सर्किल मैंने आपको बनाया हुआ है, इस तरीके का कार्बन है, तो उससे जुड़े हाइड्रोजन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी 1.5 से 2.0 के बीच में। फिनोलिक यदि आपका हाइड्रोजन है तो उसके लिए वैल्यू होगी 4.0 से 12.0 के बीच में। यदि आपका कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच हुआ हाइड्रोजन है तो उसके लिए वैल्यू होगी 9.0 से 10.5 के बीच में। जो आपको पहले बताई थी ना, वो कार्बोनाइल ग्रुप से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है। डायरेक्ट अटैच के लिए वैल्यू है 9.0 से 10.5 के बीच में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका कोई, तो उसके हाइड्रोजन के लिए आपकी वैल्यू होगी 10.0 से 12.5 के बीच में। यदि आपका इनोलिक हाइड्रोजन है, ठीक है, इनोलिक हाइड्रोजन के लिए वैल्यू होगी 13 से लेके 18.0 के बीच में। पहले आपको एल्काइनिल जो था वो C∼CH वाला बताया था आपको, यहाँ पे ये कौन सा है, इनोलिक हाइड्रोजन है। अगर आपका प्रीडिन है तो प्रीडिन के लिए वैल्यू जो वेरी करेगी 7.0 से 8.5 के बीच में करेगी। अब मैंने ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ऑर्थो के लिए वैल्यू ज़्यादा होगी, मेटा के लिए उससे कम और पैरा के लिए सबसे कम। तो देखो, प्रीडिन आपका ये होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, -I इफेक्ट कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम होने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर जो होगी डीशील्डिंग ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मेटा के लिए उससे कम और पैरा के लिए सबसे कम। आगे देखिए, यदि आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है जहाँ पर यदि XNH हुआ तो ये आपका हो जाएगा पेरोल, ऑक्सीजन हुआ तो फ्यूरेन और सल्फर हुआ तो थायोफीन। इनके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किस तरीके से होती है, पेरोल के लिए होती है 6 से 7 के बीच में, फ्यूरेन के लिए होती है 6 से 7.5 के बीच में और थायोफीन के लिए होती है 7 से 7.5 के बीच में। अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, उसके जो हाइड्रोजन है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी 7 से 7.5 के बीच में। मेटल हाइड्राइड यानी मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो उसके लिए वैल्यू -30 से +60 के बीच में वेरी करेगी। यदि आपका मेटल से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आएगी 2.4 से 4.5 के बीच में। और यदि आपका इस तरीके से कंपाउंड है, OMC में पढ़ते हैं अपन, अगर साइक्लोपेंटेन से जुड़ा हुआ यदि मेटल है या फिर आपकी बेंजीन से जुड़ी हुई मेटल है, पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डीलोकलाइज्ड है, तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है 4.0 से 6.0 के बीच में। ठीक है, आपको ये वैल्यू का एक रफली आइडिया होना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में ईजी रहेगी। ठीक है, तो आप ये सारी वैल्यू नोट करना। अब हम एग्जाम्पल करेंगे इस टेबल की मदद से। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में आपको देखना है कि कितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं। इसके लिए आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ NMR सिग्नल अपन किस तरीके से देखते हैं। अब इसमें पहले आपको असाइन करना है कि कितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं, फिर उनके लिए अपन देखेंगे केमिकल शिफ्ट। तो पहले एग्जाम्पल में कितने टाइप्स के प्रोटॉन है, एक ही टाइप का प्रोटॉन है, ये दोनों ही सेम केमिकल एनवायरनमेंट के हैं, तो एक ही टाइप का प्रोटॉन है, इसको नाम दे दिया मैंने A। ठीक है,
अब ये किस तरीके का ये जो कार्बन है कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, इससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री के लिए आपको वैल्यू बताई थी क्या 0.9 से 1.2 के बीच में। तो इसका मतलब इसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी, डेल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.9 से 1.2 ppm के बीच में। बस एग्जाम में मॉलिक्यूल को देखने का डिटरमाइन करने का क्वेश्चन आता है और आपको 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है, वहाँ पर वैल्यू इनमें इनके बीच में कोई भी वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए 1.1 दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है वहाँ पर ज़रूर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बताइए कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं। पहले टाइप का प्रोटॉन देखिए ये हो गया, इसके पास जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो CH2 का है, ये भी डिफरेंट टाइप का प्रोटॉन है, ये दूसरे टाइप का होगा, यानी कि यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं। दोनों प्रोटॉन्स के लिए देखते हैं अपन केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, इसको डेल A और डेल B इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। इसके लिए देखिए ये कार्बन जो है आपका अगेन 1 डिग्री से अटैच है, 1 डिग्री से अटैच होने के लिए वैल्यू 0.9 से 1.2 के बीच में रहेगी। ये भी आपका 1 डिग्री है तो 0.9 से 1.2 के बीच में रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा तो अब ये प्रोटॉन कैसे हो गए, डीशील्डेड हो गए। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट जो -I इफेक्ट लगने वाला है वो इस कार्बन पर ज़्यादा लगेगा देन दिस कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो डीशील्डिंग होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि डीशील्डिंग शील्डिंग का उल्टा क्या था, डीशील्डिंग था, तो यहाँ पे डीशील्डिंग ज़्यादा होगी तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी बजाय इसके। और साथ में यहाँ देखिए कि -I इफेक्ट जुड़ने से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है। 1 डिग्री के लिए जनरली वैल्यू इतनी होती है, लेकिन अब थोड़ी बढ़ जाएगी, तो बढ़ी हुई वैल्यू आप मान लीजिए कि इसके लिए आपकी ज़्यादा आएगी, और ये आप मान लीजिए लगभग किसके 3.5 तक इसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। -I इफेक्ट से डीशील्डेड हो गए, डीशील्डेड होने से क्या हुआ, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि वो जो उसको फील होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा बजाय इसके, और इसके लिए आप वैल्यू को मान लीजिए कितनी 1.5 के समथिंग ppm, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आप देखिए कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। पहली टाइप का प्रोटॉन ये हो गया, दूसरी टाइप का प्रोटॉन ये हो गया, ये डेल A और ये डेल B, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन सीधे कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच है, और सीधे कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़े हुए हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू थी आपकी 9 से 10.5 के बीच में थी। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई भी एक वैल्यू लिख लीजिए 10.1 ppm। अब यहाँ देखिए ये ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ ग्रुप है। मैंने आपको बोला था इसे याद कर लेना काम आता है। इसकी वैल्यू 2.0 से 2.5 के बीच में थी, कोई एक नाम दे दीजिए और वो नाम दे दीजिए 2.3, कोई भी आप अपनी मर्जी से दे दीजिए। आपको रेंज पता है ना, हम तो रेंज याद रख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो याद रख नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पहले बताइए इसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं। 3 टाइप का आपको दिख रहे होंगे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। 3 टाइप के इसमें प्रोटॉन्स हो गए। ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CH3 और ये CH2 से जुड़ा हुआ CH3, दोनों अलग अलग हो गए ना। अब ऑक्सीजन के पास जुड़े हुए को मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था, उसकी वैल्यू थी 3.0 से 4.5 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ देखिए यदि मैं इसके ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मान लेती हूँ कितनी, कि लगभग 3.5 ppm आती है मेरी। अब B वाले को देखिए क्या है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इतना मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 3.0 से 4.5 के बीच में होगी। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, किसने, एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हमने इसको रिप्लेस किया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हमने इसको रिप्लेस किया है, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ रही थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आपको बताया था, तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी बढ़ी हुई आएगी, और वो मान लीजिए आप 1.2 के समथिंग कर लीजिए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, रफली वैल्यू आपको जाननी होती है। एग्जाम में आपको ये वैल्यू असाइन करने के लिए नहीं आती है, एग्जाम में ये वैल्यू आपको दे के रखता है, आपको तो पहचानना होता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि मॉलिक्यूल कौन सा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी तो हम बस सीख रहे हैं कि किस तरीके से अपन असाइन कर सकते हैं। अब इस वाले को देखिए, ये क्या है आपका 1 डिग्री है सीधे अपना, और 1 डिग्री के लिए आपके लिए जो वैल्यू बताई थी वो कितनी बताई थी, 0.9 से 1.5 के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, खींचने से इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इसके लिए मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है आपकी आ जाती है लगभग 1.9 के समथिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कुछ रिवीजन के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ और आप वहाँ ये वैल्यू असाइन करके देखना।
ये क्वेश्चन आपको एक बार रिवाइज करके देखने हैं, और आपको वैल्यूज याद होती नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है, आपको किस तरीके से करने, सामने टेबल रख लेनी है और फिर उसके बाद इनसे वैल्यू असाइन करनी है। उस तरीके से आपको वैल्यू याद करना ईजी हो जाएगा। अगर आप सोचो कि मैं पेज खोल के बैठ जाऊँ और सीधे वैल्यू याद करूँ तो वो वैल्यू आपको उस दिन तो याद हो जाएंगी पर आप भूल जाओगे। लेकिन जब आप एग्जाम्पल के साथ वैल्यू को असाइन करोगे, भले उस टाइम आपकी कॉपी खुली हुई है सामने, तो आपको वैल्यू लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आपको ये वाला एग्जांपल करा देती हूँ। इस एग्जांपल से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, इसको फिर आप खुद करना। क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके से। सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रोटॉन्स कितने टाइप के हैं। पहला प्रोटॉन ये हो गया, इसको नाम दे दिया ए। दूसरे टाइप के प्रोटॉन्स ये वाले होंगे, इनको नाम दे दिया बी। ठीक है, ये तीसरे टाइप के प्रोटॉन्स हो जाएंगे और ये वाला आपका फोर्थ टाइप का प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आप सीख गए होंगे कि नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स किस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये फिनोलिक हाइड्रोजन है, और फिनोलिक हाइड्रोजन के लिए आपको वैल्यू बताई थी 4 से 12 के बीच में। यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दीजिए, इसकी वैल्यू लगभग ज़्यादा ही आती है और इसके लिए आपने वैल्यू मान लीजिए असाइन कर दी 8 से 8.5 ppm के बीच में। अब इधर आइए सेकंड वाले प्रोटॉन्स पर। ये वाले जो प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, बेंजीन पर जुड़ा हुआ प्रोटॉन है। बेंजीन पर जुड़े हुए प्रोटॉन के लिए आपको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी थी 7.2। अब इसके पास यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 7.2 से कम वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए 7.2 से ज़्यादा होगी। यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH जो है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, तो इसके लिए वैल्यू 7.2 से कम आएगी। तो इसके लिए वैल्यू 7.2 से कम आएगी। सी के लिए देखिए, ये भी जो हाइड्रोजन्स हैं, ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं, ये भी आपके किसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए भी वैल्यू 7.2 से कम आएगी। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर ये जो हैं आपके, ये आपका क्या है, बेंजीन है। बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप है। इसके लिए आपके लिए वैल्यू बताई थी 2 से 2.5 के बीच में, तो कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दीजिए 2.3 ppm। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए, ये वाले जो प्रोटॉन्स होंगे आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के पास हैं, लेकिन ये वाले प्रोटॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ का अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था। अभी एग्जाम्पल आप खुद करना कमेंट सेक्शन में, तो क्या ही बताओगे, खुद करना। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना कि आपको कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन इससे रिलेटेड फैक्टर्स को पढ़ने वाले।